हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑथो एडू सेंटर में। तो आज भी हम लोग सेट जो है आप लोग को मिलेगा यहाँ पर बिहार एसएससी के 2024 में 2024 का, जो कि यहाँ पर आप लोग को टोटल 75 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से रहेगा। और 75 जो कि मैथ रीजनिंग का रहता है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जीके जीएस ही हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर जो भी आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है क्वेश्चन में, ये आप सबके लिए ही लाता हूँ कंटेंट, ताकि यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सके वो आप लोग को बता सकूँ। तो ये इसलिए लिखा गया है साइड में, जो भी इससे बनने वाला क्वेश्चन था वो लिख लिया हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर दिखा सकूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो ग्रेट ग्रेनरी थी। तो इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे विशाल अन्नागार, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट मतलब हो जाता है विशाल, ग्रेनरी मतलब हो गया अन्नागार। मतलब विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते जो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये जो सत्यमेव जयते जो है वो नीले देवनागरी लिपि में इसका मतलब वर्णन है। किस देवनागरी लिपि में, तो नीले देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते का वर्णन है। बाकी बात मुंडक उपनिषद की बात करें तो इसका प्रचार में मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मुंडक उपनिषद के प्रचार में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो याद रखिए आप लोग मदन मोहन मालवीय, इसका महत्वपूर्ण मतलब भूमिका रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो याद रखेंगे आप लोग, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का दरगाह है। और ये सलीम चिश्ती जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? सलीम चिश्ती का दरगाह जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया था और ये संगमरमर का बनाया गया था। याद रखें आप लोग, सलीम चिश्ती का दरगाह जो संगमरमर का है और किसके द्वारा बनाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट इसी में आ जाएगा कि फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था। तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना जब वो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ये अपना जगह कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। उसके बाद विजया लक्ष्मी पंडित की एक पुस्तक है जो कि है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक और आ जाएगा कि अप्रतीक नायक, ये किसका पुस्तक है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। याद रखें आप लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक पुस्तक है जिसका नाम है अप्रतीक नायक। वो प्रतिम नायक हुए, वो प्रतिम नायक, याद रखेंगे आप लोग। और बाकी बात है विजय लक्ष्मी पंडित का हो गया द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, और इंडिया विंस फ्रीडम हो गया मौलाना अबुल कलाम आजाद का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बातें संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए, जिसे हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ये लिया गया है आयरलैंड से। याद रखेंगे आप लोग, आयरलैंड से लिया गया है। अब बाकी बात अगर आप लोग को पूछा जाए फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, तो कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? ये हो जाएगा अमेरिका से। और पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, ये लिया गया है रूस से। तो रूस से हो गया मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से हो गया मौलिक अधिकार, और आयरलैंड से हो गया डीपीएसपी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है वो हो जाती है सदस्यों की संख्या 250। और लोकसभा में पूछेगा तो लोकसभा में 552 था। और अभी जो है एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत करता था उसे 104वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया। अब बाकी बाद अभी बचा है 550 अधिकतम सीटें। तो इसे भी याद रखें। ऐसे टोटल 552 ही मरवाता है, 552 याद रखेंगे आप लोग, इतना सदस्य होता है उसमें। और 2 एंग्लो इंडियन तभी जस्ट आप लोग याद रखेंगे 104वां संविधान संशोधन से मनोनीत किया जाता है, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो है राज्यसभा की बात हो रहा है, तो राज्यसभा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कितना सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो 12 सदस्य का मनोनीत होता है। और लोकसभा में अभी जस्ट बताया कि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत होता था, लेकिन वो हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है। तो शनि सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह है। तो क्रम आप लोग को याद होगा, सबसे पहले सूर्य से सबसे नजदीक हो गया बुध, उसके बाद कौन सा ग्रह हो जाता है? बुध के बाद हो गया कौन सा?
शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद अपना पृथ्वी हो जाता है। पृथ्वी के बाद कौन सा आ जाता है? मंगल आ जाता है। मंगल के बाद हो गया कौन सा ग्रह? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद हो गया अरुण, फिर वरुण। तो ये टोटल जो है 8 जो है ग्रह अपना कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले हो गया बुध, फिर हो गया शुक्र, फिर हो गया अपना पृथ्वी, फिर हो गया मंगल, बृहस्पति हो गया, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो टोटल कितना हो गया? 5 3 8 ग्रह है अभी, याद रखें हम लोग 8 ग्रह है टोटल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? तो यहाँ भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है कि वहाँ के घास मैदान को क्या कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात पूछा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को हम लोग वेल्ड कहते हैं, वेल्ड। और प्रेयरी जो ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका के। और दक्षिण जो अमेरिका है वहाँ पर घास के मैदान को बोलते हैं पंपास। और अर्जेंटीना में पूछा जाएगा तो अर्जेंटीना में भी बोलते हैं पंपास। और डाउन्स जो बोलते हैं घास के मैदान को, वो बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान में क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हो गया डाउन्स, दक्षिण अमेरिका में पंपास, वेल्ड हो गया साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में वेल्ड हो गया, और उत्तरी अमेरिका में हो गया प्रेरी। भाई के बाद स्टेपिस पूछा जाएगा तो स्टेपिस यूरोप में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि स्वर्ण क्रांति, जिसको हम लोग गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो फल उत्पादन से संबंधित है, फल से संबंधित, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि भारत सरकार के लिए बैंकर का नाम क्या है? तो केंद्र सरकार का जो बैंक का नाम, केंद्रीय बैंक, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। और आप लोग को पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का याद रखें, आप लोग स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। अब पूछा जाता है किस एक्ट से हुआ? तो एक्ट जो था वो 1934 का एक्ट था, 1934 का एक्ट था, और इसका स्थापना हो गया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसलिए पूछा जाए कि बैंक दिवस मतलब आरबीआई का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप लोग को पता हो कि वित्तीय वर्ष जो होता है भारत का वो क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च बोलता है वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा कि युद्ध, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था, कौन से युद्ध था जिसमें कि भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। अब तराइन का द्वितीय युद्ध क्यों मुस्लिम शक्ति की स्थापना कहा गया है? तो याद रखें आप लोग, तराइन का द्वितीय युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन का 1191 ईस्वी में, तो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक, तो 1191 में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी को हरा दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में मतलब 1 साल बाद फिर दूसरा तराइन का युद्ध स्टार्ट हो गया। तो दूसरा तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में हो गया, और इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही हरा दिया। तो मोहम्मद गौरी ने चौहान को हरा दिया, उसके बाद जो गौरी का अपना वंश बना लिया। तो इसीलिए कहा जाता है सॉरी मुस्लिम, ये मोहम्मद गौरी तो मुस्लिम का था, तो इसीलिए मुस्लिम शक्ति का स्थापना जो है मोहम्मद गौरी ने कब प्राप्त किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर। इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी बात पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान जो है भारत में दिल्ली सल्तनत में किसका अधिकार हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1556 ईस्वी में, और ये किसके किसके बीच हुआ था? ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 ईस्वी में, और इसमें किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर है कि अलाय दरवाज़ा कहाँ है? तो अलाय दरवाज़ा दिल्ली में है, और ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया था। याद रखें आप लोग। बुलंद दरवाजा के फतेहपुर सीकरी में इसका स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अलाय दरवाज़ा, अलाई से आप लोग नाम से याद रख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाय दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, जस्ट अभी आप लोग को शायद ऊपर में बताएं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया है। 2 नंबर प्रश्न में बताए थे, 3 नंबर प्रश्न में कि फतेहपुर सीकरी स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, यहाँ भी वही है। नेक्स्ट है कि मोती मस्जिद जो कि आगरा का है, मोती मस्जिद, इसका स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे आप लोग, मोती मस्जिद 2 गो, एक आगरा वाला है और एक दिल्ली वाला है। तो आगरा वाला जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था,
लेकिन दिल्ली वाला किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। तो इसमें डाउट होता है, इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आगरा का किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां ने जब वो बनाया था ताजमहल, वो कहाँ बनाया, आगरा में बनाया। तो इसी तरह आगरा से कनेक्ट कीजिएगा शाहजहां को, तो मोती मस्जिद जो आगरा वाला होगा वो शाहजहां ने बनाया है, लेकिन दिल्ली वाला जो है वो औरंगजेब ने बनाया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो आप लोग को पता है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी त्रासदी से जो ये इतिहास जो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछेगा बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इन सभी का हाईकोर्ट का स्थापना कब हुई। तो ये 1861 ईस्वी में स्थापना हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ये तीनों उच्च न्यायालयों का स्थापना जो है वो 1861 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन प्रदेशों क्रमशः नेपाल, भूटान और एवं चीन से मिलती है। तो याद रखें आप लोग, सिक्किम जो कि आप लोग को पता है ऐसे मानचित्र बनता है, बिहार के पास ऐसे है, ऐसे जाके इधर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, तो ये सिक्किम हो गया। तो यहीं पर जो ये क्या करता है, तीन देशों से इसका सीमा होता है। इधर तो हो गया नेपाल, नेपाल से सीमा साझा कर लिया, फिर इस जगह भूटान का सीमा साझा कर लिया, और फिर इधर चीन से भी सीमा साझा कर लिया। तो यही एक राज्य है भारत का जो कि इन तीनों देशों से मतलब सीमा साझा करती है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सिक्किम। याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाके ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग जानते हैं सांगपो नदी से। याद रखें आप लोग, सांगपो नदी से तिब्बत में जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। बाकी बाद अगर यहाँ यही जो नदी जो है ब्रह्मपुत्र, ये जब आगे जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कैरोलिन कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मॉडल और के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 को नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये 2022 का है, 2023 वाला आप लोग याद रखेंगे। ये 2022 में तो इसको रसायन विज्ञान के लिए मिला था, इसके 2023 वाला भी आप लोग याद कर लेंगे ट्रिक से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एक ही वर्ष में दो अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन थी। तो ये कंगना रनौत है, जो कि एक ही वर्ष में दो अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई थी, कंगना रनौत। याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। तो टेली मानस पहल जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर कहाँ कितना होता है, मतलब तो ये हो जाएगा 28% होता है ऑनलाइन गेमिंग का। आप लोग पता है कि तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम पे क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया है। इस पर कितना टैक्स लगता था, 28%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि विश्व आर्थिक फोरम WEF ने हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के कितने स्थान पर, ये 2022 का, इसे कनेक्ट करके 2024 वाला पढ़ लेंगे। 2022 में 135वें स्थान पर था जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत। नेक्स्ट प्रश्न में है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था। क्रिकेट एशिया कप 2023 वाला जो ये भारत टीम ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी जस्ट यूयू ललित ने शपथ लिया था। और जस्ट 50वां आप लोग को पूछा जाता है, अभी 50वां ही है मुख्य न्यायाधीश है। ये कौन है, DY चंद्रचूड़ है। जस्ट अभी जो करंट में है मुख्य न्यायाधीश वो 50वां है, और वो कौन सा है, DY चंद्रचूड़ है। 49वां जो था वो यूयू ललित था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो इसने 70 वर्ष 7 महीने तक शासन किया था, 70 वर्ष 7 महीने, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है किस भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध जो है वो किस राज्य में है। तो रबड़ बांध सबसे लंबे भारत में जो है वो बिहार राज्य में ही है, याद रखें आप लोग। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मून लाइटिंग इनमें से किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं, जो कि ऑप्शन दिया है रोजगार, सिनेमा, खनन। ये मून लाइटिंग जो है वो विप्रो से संबंधित, जो कि 2 कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्त किया गया था, उसी से संबंधित है। तो विप्रो कंपनी ने क्या किया है कि मतलब विप्रो में जो लोग काम करते थे, जो उसका कैंडिडेट था काम करने वाला, तो क्या करता था कि वहाँ पर तो विप्रो में तो ड्यूटी करवे करता था, वहाँ के बाद जब वहाँ से आता था छुट्टी से
ड्यूटी खत्म होने के बाद रात में, या फिर वहीं पर ऑनलाइन किसी और कंपनी से कनेक्ट था ये सब लोग, जिसके वजह से मून लाइटिंग मिशन चलाया किसके द्वारा, उपयोग के कंपनी के मालिक के द्वारा। और उसमें क्या किया कि सबको निकाल दिया, सभी कर्मचारी को बाहर कर दिया, जो कि 2 कंपनी से कनेक्ट हुआ था, या उससे ज़्यादा कंपनी से कनेक्ट हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकई पहाड़ियों से संलग्न है? तो त्रिपुरा जो राज्य अपना है ये पटकई पहाड़ियों से संलग्न है ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद मेघालय और नागालैंड भी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर? गुजरात में। डाफर हो गया गुजरात में। नेक्स्ट है कि किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है वो न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है वार्षिक तापांतर वो न्यूनतम होती है, याद रखेंगे आप लोग। क्योंकि सूर्य जो सॉलिड भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है, वहाँ पर तापांतर का अंतर नहीं होता। और तापांतर सबसे ज़्यादा उत्तरी ध्रुव पे शायद होता है, ध्रुव पे ही सबसे ज़्यादा होता है तापांतर। कभी पूरा ठंडा हो जाता है तो कभी पूरा गर्म हो जाता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पड़ जाएगा कि भारत की 15वीं 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में आबादी के ऋणात्मक विकास दर ज्यादा? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो 2011 का जनगणना हुआ था उसके अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में ऋणात्मक विकास हुआ था? मतलब उसका जनसंख्या क्या हुआ था? घट गया था। तो वो हुआ था नागालैंड का। यहाँ की जनसंख्या में ऋणात्मक विकास हुआ था, मतलब उसका जनसंख्या क्या हुआ था? घट गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 1940 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? ये पूर्वी बंगाल से हुए थे, पहले पूर्वी बंगाल से ही निर्वाचित हुए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि इस घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था 1969 में हुआ था, और गरीबी हटाओ का नारा पचमा कौन सी कहते हैं, पचमा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और ये 1974 से 78 ईस्वी के आसपास था। और हरित क्रांति आप लोग पता है 66-67 में हुआ था। तो सबसे पहला जगह 2 नंबर, फिर उसके बाद 1, फिर 3। तो ये क्रम हुआ था, क्रम में बैठा सकते हैं। यदि आप लोग को पता है कि कौन सा घटना कब हुआ था, इसे क्रम में बैठा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो ये 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आईएमएफ के द्वारा एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? तो ये रेमनबी को 2016 से जोड़ा गया, किस में? आईएमएफ द्वारा। एसडीआर बास्केट में जो रेमनबी जो कहाँ की मुद्रा है? रेमनबी, याद रखें आप लोग। रेमनबी मुद्रा कहाँ का है? रेमनबी शायद यूक्रेन का है, या फिर जहाँ का भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमें मतलब इसमें डाउट है, कंफर्म नहीं कि यूक्रेन का है। जहाँ की होगा आप लोग मतलब इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। और आईएमएफ के एसडीआर में जो ये मुद्रा जो 2016 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ का एक स्वायत्त एजेंसी है जो कि किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निसार जो कि इसरो और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये निसार जो है नासा और इसरो, मतलब नासा कहाँ का हो गया? अमेरिका के एक स्पेस एजेंसी है, और इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है। तो अमेरिका का और इसरो जो भारत का है, दोनों का मिलकर ये निसार मतलब क्या कहते हैं, उपग्रह लॉन्च किया है। निसार एक उपग्रह है जो कि भारत और अमेरिका ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया निखत जरीन। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। 2 से याद रखें आप लोग, 2 मई, 2 मई। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है? अभी जस्ट आप लोग को कुछ दिन पहले मैतेई और 2 समुदाय था जिसमें कि युद्ध चल रहा था, ये मणिपुर राज्य से संबंधित। यही मैतेई समुदाय के बारे में पूछा गया था, ये मणिपुर राज्य का है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वां संस्करण का मेजबान जो है वो तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आएगा कि समुद्र शक्ति 23 जो है भारत और किस देश के बीच अभ्यास हुआ था? ये
समुद्र शक्ति अभ्यास जो है वो इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है, याद रखेंगे आप लोग। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में, याद रखेंगे आप लोग। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला हॉकी जूनियर कप 2023 जो है वो भारत के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? 37वां संस्करण जो गोवा में आयोजन किया गया था, और इसमें जो है 38वां जो आयोजन होगा वो उत्तराखंड में होगा, याद रखें आप लोग। 38वां हो जाएगा उत्तराखंड में, और 37वां जस्ट अभी वो आयोजन हुआ है गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए नाथन लियोन। कौन? नाथन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक स्पिनर है। तो इसने लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए ये नाथन लियोन। पीएम मोदी ने किस राज्य में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? दिया छत्तीसगढ़ में किया गया है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल का किस खिलाड़ी ने जीता है? मेंस टाइटल तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है, याद रखें आप लोग। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है पानी में तैरती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो हवा का तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प क्या होगा? जल्दी जल्दी मतलब उसका पानी जो जल्दी जल्दी मतलब सूखेगा, जल्दी जल्दी उड़ेगा, तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? और बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। बैटरी क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मतलब जनरेटर की बात करें तो ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर। और मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर हम लोग या तो D2O का प्रयोग करते हैं या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा राइट आंसर। मतलब D2O जो कि भारी जल होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो वो प्रसिद्ध है किस लिए? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मतलब क्या है? प्रसिद्ध है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज की, इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और E=mc² जो है ये भी इसी के द्वारा दिया गया था फॉर्मूला, आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीपीएस प्रयुक्त होता है? तो जीपीएस जो प्रयुक्त होता है वो फुल फॉर्म जीपीएस का पूछा गया तो हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर और दक्षिण को संकेत करती है। यहाँ पर उत्तर है तो उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती ज्वाला का आकार जो हो जाएगा वो गोलाकार हो जाता है भारहीनता की स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है 59 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे जो आप लोग को पता है कार्बन का प्रूफ है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? विद्युत चालकता सर्वाधिक चांदी का होता है, याद रखें आप लोग। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता? तो कार्बन जो है वो बालू में नहीं, बालू में क्या होता है? सिलिकॉन होता है, याद रखें आप लोग। और बालू का फार्मूला भी शायद SiO2 होता है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, याद रखें आप लोग। उसके बाद अगर खाने वाला सोडा का पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे भी याद रखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? खाने वाला सोडा है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक में जो अनिवार्य होता है वो कार्बन होता है। कार्बन जो सभी जैव यौगिक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG में मुख्यतः उपस्थित है। तो CNG में मीथेन पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला है, CH4। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई थी? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है वो IG मान के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? IG मान के द्वारा। नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो नील गाय जो वो हिरन के कुल में आती है। किस कुल में? हिरन के कुल में, याद रखें आप लोग। नील गाय आप लोग देखे होंगे, ये हिरन के कुल में ही आती है, ना कि गाय के कुल में। क्योंकि गाय लगाता है आप लोग गाय के कुल में मार दीजिए, लेकिन ये गाय के कुल में नहीं आके हिरन के कुल में आती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है कि इसको मिलाना है
तो अदरक जो है हम लोग अदरक का कौन सा भाग खाते हैं, प्रकंद खाते हैं, अदरक प्रकंद हो गया। स्तंभ कंद हो गया आलू, आलू स्तंभ कंद हो गया। लहसुन, लहसुन हो गया क्या, सल्क कंद। और जिमी कंद हो गया, जिमी कंद सूरन जो है वो धन कंद हो गया। याद रखें हम लोग, लहसुन का हम लोग सल्क कंद वाला पार्ट कहते हैं, सलकंद में आता है कौन, लहसुन। जिमी कंद हो जाएगा किसा, घन कंद। और अदरक हो जाएगा प्रकंद, आलू हो जाएगा स्तंभ कंद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे भी हम लोग याद रख लेंगे मिलान करने के लिए। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथक में प्रथम पोषक स्तर आप लोग पता है पादप वगैरह आता है, तो ये हरित लौक पादप आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो स्तनधारियों में श्वसन लिया जाता है वो फेफड़ा के द्वारा लेते हैं, फफ्फुस जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, इसके द्वारा लिया जाता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अधिक अवधि तक याद रखने में सहायक करता है, तो विटामिन B6 अगर आप लोग में अधिक मात्रा में है तो आप लोग स्वप्नों को बहुत अधिक समय तक याद रख सकते हैं, तो विटामिन B6 इसका काम करता है। तो 71 प्रश्न हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 72 नंबर। तो इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या पाया जाता है, तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो है वो प्रोटीन ही पाया जाता है। ल्यूकेमिया किस प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ये एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया हो जाता है। यदि आप लोग श्वेत रक्त आप लोग समझ सकते हैं कि श्वेत रक्त कण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं WBC, इसमें अगर कणों की कोशिकाओं की संख्या जो है अगर बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। अधिक जनसंख्या में अधिक संख्या में अगर कोशिका हो गया श्वेत रक्त मतलब कोशिकाओं की संख्या अगर अधिक हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लुकेमिया बोलेंगे। क्या, लुकेमिया, लुकेमिया याद रखें आप लोग। पूछा भी जाता है कि लुकेमिया बीमारी जो होता है किस कारण से होता है, तो हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण। टाइफाइड तथा कोलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका है, तो ये जल जन रोग होता है, तो इसी का उदाहरण है टाइफाइड और कोलरा। नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्से को दान करता है, तो किस हिस्से को दान दिया जाता है नेत्रदान का, तो ये हो जाएगा कॉर्निया।